Hello everyone, welcome to @Commerce Brains Hash channel. This is Ritika and this video is the continuation of part 1 video money definition. In the last video we have discussed the definition of money given by the different experts, and in this video we will cover the functions of money. So if you have not watched that video, please do watch it and then come to functions of money. सो बेसिकली मनी के फंक्शंस कितने होते हैं? देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ मनी. प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, कंटीजेंट फंक्शंस एंड अदर्स फंक्शन. तो आपको अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप लिख सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटीजेंट एंड अदर्स. लेकिन लेट मी इंट्रोड्यूस, ये सारे फंक्शंस को हम स्टैटिक फंक्शन ऑफ मनी के अंदर इंक्लूड करेंगे. बेसिकली देयर आर 2 फंक्शंस ऑफ मनी, स्टैटिक फंक्शंस, डायनेमिक फंक्शंस. स्टैटिक फंक्शन में आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटीजेंट एंड अदर्स. ठीक है. और डायनेमिक नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे बिकॉज इट विल बी लेंदी एंड बोर्ड इज ऑल्सो स्मॉल. सो in the next video we will cover the dynamic functions of money, but in this video we will learn the static functions of money. Static functions मतलब वो functions which facilitates the working of the economy. वो सारे फंक्शंस जो वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी में इकोनॉमी को फैसिलिटेट करते हैं, स्मूथ रनिंग. सो वो प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटीजेंट और अदर फंक्शंस आते हैं. डायनेमिक फंक्शंस होते हैं विच कॉज द चेंज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, विच कॉज द चेंज इन द मूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. मतलब कि वो डायनेमिक वर्ड मीन्स मूवमेंट. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो मूवमेंट कॉज करने वाली फंक्शंस है उसको डायनेमिक फंक्शंस में बोलेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे. तो डायनेमिक फंक्शंस भी होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. इस वीडियो में हम प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटीजेंट और अदर्स देख लेते हैं स्टैटिक फंक्शंस के अंतर्गत. तो अगर स्टैटिक फंक्शंस, सुनिए, अगर फंक्शंस ऑफ मनी आएगा आपको तो आपको 2 ही बताना है, एक स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक. स्टैटिक में आपको ये एक्सप्लेन करना है ये चारों फंक्शंस, ऑल द 4 फंक्शंस. और डायनेमिक में भी वी विल डिस्कस लेटर ऑन. फर्स्ट फंक्शन इज प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शंस में आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. देखिए मनी जो है उसका बेसिक फंक्शन, प्राइमरी को हम बेसिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, जो कि मस्ट है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए. मतलब मनी है तो मनी का जो मस्ट है फंक्शंस, मेन फंक्शंस जिसके बिना मनी रह ही नहीं सकता, मनी कैसे कहलाता है, तो वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आपको पता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है गुड्स और सर्विसेज को हम एक्सचेंज करते हैं फॉर मनी. सो मनी को हम पे करके गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेज करते हैं इन रिटर्न. बट आज से पहले बार्टर सिस्टम के टाइम पे गुड्स वेयर एक्सचेंज्ड फॉर अदर गुड्स. एक गुड्स को दूसरे गुड्स के लिए एक्सचेंज करना पड़ता था. सो प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स अराइज्ड. ठीक है. लेकिन इस टाइम पे आजकल तो मनी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, मॉनेटरी सिस्टम. सो मनी को हम पे करके हमें किसी भी गुड्स को पे इन द फॉर्म ऑफ मनी नहीं एक्सचेंज करना पड़ता है. हम सिर्फ मनी पे करते हैं और गुड्स लेते हैं. तो ये हमारे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है. ठीक है. तो बार्टर सिस्टम को एलिमिनेट करने वाला ये मनी फर्स्ट टाइम आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था. सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एक्ट एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. एक्सचेंज का माध्यम है. गुड सर्विसेज हम खरीदते हैं, बदले में मनी पे करते हैं. कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके बदले में हम मनी पे करते हैं. देन सेकेंड प्राइमरी फंक्शन विल बी मेजर ऑफ वैल्यू. अब हर मनी मतलब मनी की अपनी एक वैल्यू होती है. मनी छोटे छोटे डिनोमिनेशन में डिवाइडेड है. एक फीचर है डिविजिबिलिटी, उसमें है ये बताया गया कि मनी इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशंस. ठीक है. उसकी वैल्यू स्मॉल डिनोमिनेशंस में डिवाइडेड है और उसकी जो मॉनेटरी यूनिट है वो किस में मेजर की जाती है? रुपीज़ में. मनी का जो यूनिट क्या है? रुपीज़ है. रुपीज़ में वो कैलकुलेट की जाती है, उसकी यूनिट होती है. तो मेजर ऑफ वैल्यू में छोटे छोटे डिनोमिनेशन में डिवाइडेड है. और गुड्स के जो वैल्यू होते हैं, प्रोडक्ट्स के जो वैल्यू होते हैं, डेट इटसेल्फ विल एक्ट एज द बेसिस फॉर सेटिंग द प्राइस.
कहने का मतलब है कि जो प्राइस हम पे करते हैं, जो प्राइजेस आप देखते हैं ₹10, ₹20, ₹20, ₹50, ये कुछ भी नहीं है, ये प्रोडक्ट्स की वैल्यू है, उसी को हम मनी में पे करते हैं, है ना। तो मेजर ऑफ वैल्यू रुपीज़, यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं रुपीज़ में हम इसे मेजर करते हैं, ₹10, ₹20, ₹50, 100, 500, इस ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में मनी की वैल्यू डिवाइडेड है। और जितनी वैल्यू होती है प्रोडक्ट्स की, उतनी ही वैल्यू, उतना ही प्राइस रहता है प्रोडक्ट का, और उतना ही हम पे करते हैं। अगर ₹10 की वैल्यू है किसी प्रोडक्ट की, हम ₹10 पे करेंगे। ₹20 की है, 20 करेंगे। सो स्मॉल डिनोमिनेशन में होने से ये होता है, ईजी रहता है कि जिस गुड्स की जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से हम पे करेंगे। सो मेजर ऑफ वैल्यू, मनी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। देन लेकिन हाँ, बार्टर बेसिस में ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। बार्टर बेसिस में बहुत डिफ़िकल्टी आती थी एक्सचेंज रेशियो को एक्सप्रेस करने में, कि कितनी केजी ऑफ वीट, अगर हमें 1 kg ऑफ वीट लेना है तो कितना केजी राइस देना होगा। या सपोज़ एक एग्जांपल आप देख लीजिए, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है और आपके पास लैपटॉप है, और हमें आपसे लैपटॉप चाहिए और आपको हमसे मोबाइल फ़ोन चाहिए। मतलब हमें आपसे लैपटॉप चाहिए तो हमको बदले में मोबाइल फ़ोन देना पड़ेगा, बिकॉज आप एज्यूम कर लीजिए कि आप बार्टर सिस्टम के टाइम पे जी रहे हैं, और उस समय लैपटॉप मोबाइल, तो लैपटॉप मिलेगा मोबाइल जाएगा। तो अब हमें एक लैपटॉप चाहिए, उसके लिए हमें कितने मोबाइल्स देने होंगे, तब जाके एक लैपटॉप के बराबर उसकी कीमत होगी। तो ये पहले एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल था जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। बट मनी के आने के बाद अब सीधे वन लैपटॉप से फॉर एग्ज़ाम्पल 22,000 और 25,000 जो भी है उसकी वैल्यू है, और हम पे करते हैं उसके 25,000 22,000 जो भी वैल्यू है हम उसको पे करके 1 लैपटॉप परचेज़ कर सकते हैं। बट आज से पहले तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो वही चीज़ है कि मेजर ऑफ वैल्यू, मनी की अपनी मेजर यूनिट होती है जिसमें उसको मेजर कर सकते हैं। बट ऑल्दो कमोडिटी के टाइम पे मुश्किल होती थी, यूनिफॉर्म वेट मेजर सिस्टम था नहीं। हमारे लिए हो सकता है 1 लैपटॉप, आपके लिए सपोज़ अगर हमें आपसे लैपटॉप लेना है तो आपके लिए हो सकता है उसकी आप हो सकता है मेरे से 10 मोबाइल फ़ोन्स ले, बदले में कोई हमसे 20 मोबाइल फ़ोन लेगा। तो इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन का भी रीज़न बन जाता था, पता नहीं चल पाता था कि एक्चुअली में कितना क्वांटिटी होगा, तब मिला के उतना प्रोडक्ट होगा। तो इसलिए डिफ़िकल्टी होती थी, सॉरी ये रब हो गया। सो डिफ़िकल्टी को रिड्यूस करने के लिए ही मनी इंट्रोड्यूस की गई थी इकोनॉमी में। सो मेजर ऑफ मनी, मनी की अपनी एक वैल्यू होती है, ठीक है, रुपीज़ में वो मेजर होता है। ये प्राइमरी फंक्शन हो गए। सेकेंडरी फंक्शंस अब देख लेते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस में स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर ऑब्लिगेशन। बोरोइंग्स करते हैं, लोन्स लेते हैं, और लोन्स जो भी लेते हैं हमको उसको फ्यूचर में सेटल करना होता है, उसको रीपे करना होता है। तो मनी है जो बहुत अच्छा मतलब उसको बोल सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा एक्ट करता है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। फ्यूचर में हम कोई भी पेमेंट्स जो हमको फ्यूचर में करनी है वो हम मनी में कर सकते हैं। ऑल्दो कमोडिटी सिस्टम में क्या था, बार्टर सिस्टम में कमोडिटी को हम रख नहीं सकते थे ज़्यादा दिन तक, ठीक है, डिफ़िकल्ट रहता था, स्टोर नहीं कर सकते थे, तो फ्यूचर पेमेंट के लिए वो यूज़ ही नहीं होता था। दूसरी बात, अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आती थी। अब हम सेलर हैं, आप बायर हो, आप ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो सामान हो वही हम एक्सेप्ट करें, हमें कोई और सामान चाहिए बदले में, तो आपको पहले वहाँ से जाके एक्सचेंज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप मेरे पास लाएंगे उसको। तो इस तरह से अरेंजमेंट प्रॉब्लम आती थी। तीसरी बात कि उसके वैल्यू जो है रहते ही नहीं थे। कमोडिटी की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो दिन पे दिन वो रखते रखते ख़राब होता जाएगा, उसकी वैल्यू कमी होती जाएगी। तो डेफर्ड पेमेंट्स के रूप में कमोडिटी को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बट मनी ऐसा कुछ नहीं है, मनी का अपना एक फ़िक्स वैल्यू रहता है। हाँ, एक्सेप्शन केस है, डीमोनेटाइजेशन हो जाएगा तब तो पूरी वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे मनी को हम फ्यूचर पेमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर डेप्ट को रीपे करने में, सेटल करने में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को स्टोर की जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ। क्या कमोडिटी सामान को आप स्टोर करके ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं एज अ वेल्थ? नहीं रख सकते। पेरिशेबल गुड्स तो जल्दी ही, पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और उनको हम स्टोर करके वेल्थ के फॉर्म में नहीं रख सकते। बट मनी कभी ख़राब नहीं होता, वो पेपर से बना होता है और जब तक उसके ऊपर पानी ना लगे, उसके ऊपर
फायर ना लगे, वो फायर के एक्सपोज में ना रहे, वाटर के एक्सपोज में ना हो, जब तक वो डैमेज नहीं हो सकता। वो ड्राई फॉर्म में आराम से रखा जा सकता है, उसे स्टोर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी के पास ये फीचर भी है, मतलब एक तरह से हम मनी के पास ये फंक्शंस भी है, स्टोरेज का काम कर सकता है वो। और फ्यूचर में हमें अगर कोई फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए हमें यूज़ करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं मनी को। ना ही उसकी वैल्यू जाने वाली है और ना ही वो ख़राब होने वाला है। बट कमोडिटीज़ में ये पॉसिबल तो था नहीं। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू क्योंकि मनी जो है वो स्टोर की जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ, तो उसे हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन हैंड टू अनदर हैंड। एक फीचर है पोर्टेबिलिटी, उसमें यही है कि इट इज़ इकोनॉमिकल टू स्टोर द मनी एंड टू कैरी द ट्रांसफ़र द मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दूसरी बात जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि हर जगह अगर 10 रुपीज़ की सपोज़ वैल्यू है तो हर जगह 10 रुपीज़ की वैल्यू वही उतनी ही वैल्यू है। सो अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर 10 रुपीज़ का है तो हम 10 रुपीज़ हर जगह पे कर सकते हैं। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होने की वजह से भी हर कोई के पास हर कोई को ट्रांसफ़र किया जा सकता है मनी। तो ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन आपने देखा। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। मनी को ट्रांसफ़र की जा सकती है, बट कमोडिटीज़ को पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप, मतलब पॉसिबल होगा बट यू विल फेस द डिफ़िकल्टी। अब बहुत भारी सामान है, ठीक है, तो उसको कहाँ से आप एक्सचेंज करोगे, उसको कहाँ कैसे आप कैरी करोगे, दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मनी को तो ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए, बस पॉकेट में रखा और लेके चले गए, फिर उसको हम पे कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए, तो एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। अब तो डिजिटल मनी आ चुकी है, अब तो रखने की भी ज़रूरत नहीं है पॉकेट में। सो इस तरीके से मनी जो है ट्रांसफ़र की जा सकती है। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, उसकी वैल्यू ट्रांसफ़र की जा सकती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जस्ट बिकॉज इट कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। एंड सेकेंड वन, ड्यू टू द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, हर जगह वही एक्सेप्टेबल है, ठीक है, हर जगह उसकी वैल्यू यूनिफॉर्म है। सो इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू भी एक बहुत अच्छा फंक्शन है मनी का। देन थर्ड फंक्शन विल बी कंटीजेंट फंक्शन। कंटीजेंट फंक्शंस में आते हैं लिक्विड एसेट। मनी एक लिक्विड एसेट है, ये सभी को पता है कि मनी से हम कोई भी चीज़ किसी भी टाइम पे परचेज कर सकते हैं। इट ड्यू टू इट्स लिक्विडिटी इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लेस प्रोडक्टिव यूज़ टू मोर प्रोडक्टिव यूज़। उसको हम एक जगह से दूसरी जगह, आइडल सोर्स से प्रोडक्टिव यूज़ की तरफ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कैपिटल प्रोडक्शन, इट लीड्स टू द कैपिटल प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी वी कैन से डैट। तो मनी क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड मतलब समझ रहे हैं ना, मनी लिक्विड मतलब लिक्विड एसेट मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और इट इज़ अ कैश ओनली। तो कैश क्या है, मनी ही कैश है, तो लिक्विड एसेट है, इससे हम कोई भी चीज़ परचेज कभी भी किसी टाइम पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है लिक्विड एसेट, ठीक है। फिर होता है बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का काम भी करते हैं। जो डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स अपने पास में रखती हैं, हम लोगों के पब्लिक्स के डिपॉजिट्स, उसको फिर उस पर कुछ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो, कुछ रिजर्व्स अपने पास में रख के बाकी के अमाउंट को वो बोरोवर्स को इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, या हम लोन बोल सकते हैं या क्रेडिट बोल सकते हैं, उसको लेंड करती है। तो क्रेडिट क्रिएशन भी करती है, इस तरह से क्रेडिट क्रिएशन होता है, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। उसमें ये होता है कि जो भी डिपॉजिट्स आती हैं उसका कुछ सर्टेन पोर्शन रख के, रिजर्व्स के फॉर्म में रख के, उसको फिर क्रेडिट लेंड किया जाता है। तो इन दिस वे मनी ऑल्सो एक्ट एज द बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सो दिस इज़ द रीज़न वाई द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव क्रिएटेड। क्यों बने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्रेडिट का ही तो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बने हैं, तो ये मनी के वजह से ही पॉसिबल हुआ। और मनी हेल्प्स इन क्रेडिट क्रिएशन, इट इज़ अ बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। देन इक्वलाइजर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। मनी हेल्प्स टू अचीव द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर। कंज्यूमर्स का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा होगा, कार्डिनल अप्रोच में
ये स्टेट करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये स्टेट करता है कि वो तो अलग चीज़ है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो ये हमें बताता है कि हर एक एडिशनल कंजम्पशन पे हमारी यूटिलिटी डिराइव जो होती है वो कम होती जाती है। बट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को शो किया गया है प्राइस इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। जितना सेटिस्फाइड होगा कस्टमर उतना ही प्राइस पे करेगा। तो एक्चुअली में कंज्यूमर जो है वो अपने सेटिस्फैक्शन को ही, वैल्यू को ही इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ प्राइस पे करते हैं, एंड प्राइस इज़ कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इस तरह से कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम भी अचीव होती है। देन प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को भी अचीव करने में मनी हेल्प करता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में पड़ा होगा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो तो प्रोड्यूसर भी इक्विलिब्रियम पे होता है। सो ये मनी एक तरह से इक्वलाइज़र है मार्जिनल यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों के बीच में, ठीक है। और प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर्स को भी इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड करने में, सेटिस्फैक्शन डिराइव करने में हेल्प करता है थ्रू प्राइसिंग, बाय इक्वेटिंग द प्राइजेस इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। और प्रोड्यूसर्स को भी प्रॉफिट इंक्रीज करने में, प्रोड्यूसर को भी सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, प्रोड्यूसर का जो एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसमें वो भी प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ मनी में ही उसको भी कैलकुलेट करते हैं। सो इस तरीके से इक्वलाइज़र का काम करता है मार्जिनल यूटिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दोनों को, ठीक है। देन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मनी नेशनल इनकम को मेजर करने में भी हेल्प करता है। कैसे? तो जो भी गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमी में, वो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से करते हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चारों जो हैं हमारे मेन फैक्टर इनपुट्स हैं। इनको बदले में हम क्या पे करते हैं? फैक्टर इनकम। तो मनी के फॉर्म में ही तो हम पे करते हैं। लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट। इस तरीके से फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एंड दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ मनी। सो दैट इज़ ऑल्सो दैट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, ठीक है। फैक्टर इनकम हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। सो इस तरीके से मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम भी एक फंक्शन है, कंटीजेंट फंक्शन के अंतर्गत आता है। देन लास्ट वन इज अदर फंक्शंस ऑफ मनी। अदर फंक्शन ऑफ मनी में क्या है? यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। अदर फंक्शंस मिसलेनियस फंक्शन। मनी डिसीजन मेकिंग भी है, उसमें भी हेल्प करता है। जो हमारी सेंट्रल बैंक है, जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी हमारे कंट्री की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डैट फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसीज़, और जो भी मॉनेटरी डिसीजंस हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द मनी ही वो लेते हैं। तो मनी जो है वो एक तरह से डिसीजन मेकिंग का भी काम करता है, ठीक है। देन बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट, जितने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम सुना होगा, एक स्टेटमेंट होता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग द ट्रांजैक्शंस बिटवीन द टू कंट्रीज़। दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वेदर फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो उसमें जो भी हमारे रिसिप्ट और पेमेंट्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के थ्रू पता चलता है। जो भी डेफिशिट्स या जो भी सरप्लस हैं उसको एडजस्ट करते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ मनी। जैसे इंटरनेशनल पेमेंट हो गया, उसको फॉरेन करेंसी के फॉर्म में हम उसे इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं। लोन्स को रीपे करते हैं, अगर हमने कोई अदर कंट्रीज से बोरो की है लोन को, या लेंड किया है, तो हमें रिसिप्ट, अगर हमने लेंड किया तो हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंडियन रुपीज़। वो अपने डॉलर को कन्वर्ट करा के इंडियन रुपीज़ में पे करते हैं। और अगर हमने लिया है कि किसी दूसरे कंट्री से, तो हम भी रीपे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इस तरह से एडजस्टमेंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के एडजस्टमेंट में भी काम करता है, ठीक है। तो ये था मनी का फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन ऑफ मनी। स्टैटिक फंक्शन ऑफ मनी का ये 4 फंक्शन था गाइस: प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटीजेंट, अदर्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू आस्क मी। आप हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया कोई भी पॉइंट तो। और नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी का पार्ट है, वी विल डिस्कस द डायनामिक फंक्शन ऑफ मनी। सो आई थिंक द वीडियो इज़ लेंदी, so okay, thank you for watching my video. Bye bye.